जॉन साहब का एक शेर है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो सवाल वहीं से लेंगे। मैं प्रवीण सर से शुरू करूंगा कि साहित्य जो है जब वो इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे करियर्स में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर साहित्य की हमारी शिक्षा में आवश्यकता क्या है? प्रवीण जी। इसलिए आवश्यकता है कि आपने अभी कहा किताबों के बारे में। किताबें दुनिया कितनी बदलती हैं ये कबीर से सीखिए, जिन्होंने कहा कि कबीरा संशय दूर कर पुस्तक देई बहाए। सारा कन्फ्यूजन इन किताबों की वजह से है, इन्हें बहा दो। यहाँ से मैं बातचीत शुरू करूँगा। साहित्य अगर नहीं होता है तो 2 विश्व युद्ध होते हैं। साहित्य अगर नहीं होता है तो यूक्रेन और रशिया होता है। साहित्य अगर नहीं होता है तो फिलिस्तीन और इजराइल हो रहा है। साहित्य नहीं है तो हत्याएं हैं, साहित्य नहीं है तो हिंसाएं हैं। ये ध्यान रहे कि किताबें केवल दुनिया नहीं बदलती। रावण राम से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन संवेदना के स्तर पे वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपहरण किए, हत्याएं की, युद्ध किया। साहित्य का बहुत छोटा सा काम है। मैं ये नहीं मानता कि बहुत बड़ी क्रांति लाती है या परिवर्तन करता है। अगर अवतार फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, एनिमेशन वाली फिल्म थी। अवतार फिल्म में जब वो एक हिरण पे तीर चलाता है तो एक तितली आके तीर पे बैठ जाती है। वो बस इशारा कर रही है कि तुम गलत जगह तीर चला रहे हो, यहाँ जीवों को नहीं मार सकते। साहित्य का काम बस उस तितली भर है जो आपके हथियार पे आके बैठ जाए कि हिंसा बंद कर दो। इससे ज़्यादा साहित्य की प्रासंगिकता पे मैं सोच नहीं पाता। आगे अग्रज कवि पंकज सर बताएंगे कि इस पे क्या सोचते हैं। मेरी बहुत सारी असहमतियां हैं इस चीज़ को लेकर कि साहित्य का जीवन में या करियर में कोई योगदान नहीं है। देखिए, एक चीज़ जान के चलिए कि साहित्य कोई किताब नहीं है और साहित्य समय के साथ बदलता रहा। 150 साल पहले जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, क्या उसके पहले लिटरेचर नहीं था? या अब जो है किंडल आ गया, हमारे पास में मल्टीमीडिया है, कहानी प्रवीण सर ने जो बताया कि एक अवतार की कहानी सुनाई, क्या वो भी साहित्य का रूप है? देखिए, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, मेरा आपका, इस बुंदेलखंड का, इस झांसी का, इस देश का अस्तित्व केवल डेमोक्रेसी से, लोकतंत्र से, ये आप जान के चलिए। और लोकतंत्र तभी तक ताकतवर है, तभी तक जीवित है जब तक आपके पास में साहित्य और किताबें हैं। जरा सोच के देखिए कि जिस तरीके से एक किताब और साहित्य आपको विकल्प देता है, ऑप्शन देता है अपने पसंद के विषय चुनने का, अपने पसंद की भाषा चुनने का, अपने पसंद के लेखक को चुनने का, अपने पसंद के स्वरूप को चुनने का, कि आप किंडल में पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल पर पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, घर में पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से डेमोक्रेसी भी आपको विकल्प देती है अपने विचार को चुनने का, अपने नेता को चुनने का, नहीं चुनने का। बहुत खूबसूरती से डेमोक्रेसी और लिटरेचर समाज को बहुत आहिस्ता बदलते हैं। जरूरी नहीं है कि बदलाव के लिए ही सब कुछ किया जाए। बदलाव जरूरी है, लेकिन बदलाव तभी जरूरी है कि जब बदलाव जरूरी हो। मैं एक बड़ी सुंदर सी शर्ट पहन रहा हूं, मैं केवल इसलिए उसको बदलूं कि अब इसको मुझको बदलना ही है, तो वो व्यावहारिक नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से साहित्य, लेखन समाज को
बड़े होले होले से बदलता है और जो पीछे पलट के समझ में आता है। एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि साहित्य का मतलब केवल कहानी, कविता, नाटक, निबंध नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो नॉन फिक्शन कथेतर लिख रहे हैं, उनकी रिपोर्टाज हैं, उनके बहुत सारे ट्रैवलॉग्स हैं, उनके इंटरनेट रजिस्ट्रेशन पे लेक्चर्स हैं। वो इस तरीके से खूबसूरती से पढ़े जा रहे हैं कि जिसको कह नहीं सकते। अभी मैं एक किताब कर रहा था, सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा हैं, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी। और जो आदमी ने 70 साल संघर्ष में काटे और सोचो कि वो केवल आज़ादी का इंतजार कर रहा था, जिस दिन देश को आज़ादी मिली उस दिन उनकी आखिरी सांस गई। उस ऑटोबायोग्राफी को छाप रहा था तो एक सज्जन ने फ़ोन करके बोला क्या सरदार अजीत सिंह ने कुछ भाषण दिए थे, पगड़ी संभाल जट्टा, और उनके कुछ लेख हैं, क्या वो आप नहीं छाप रहे हैं? पढ़ने का नज़रिया, मिजाज, ज़रूरतें बदल रही हैं, समाज भी बदल रहा है, लेकिन लोकतंत्र जो विकल्प के ऊपर टिका हुआ है वो अभी भी टिका हुआ है, और इसीलिए किताबें और साहित्य भी टिका हुआ है। अब मैं अगले एक ही विषय रखेंगे, एक ही विषय पे अलग अलग ओपिनियंस लेंगे। हम कोई टीवी डिबेट में नहीं बैठे हैं कि हमें किसी को आखिर में एक को सही सिद्ध करना है। और यहाँ जो दूसरे श्रोता जो पीछे से बैठे सुन रहे हैं या जो पीछे पार्क में बैठ के सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सब कबीर को सुनते हैं, हमने सब ने कबीर को पढ़ा होगा। कबीर ने अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई भी कहानी, कोई भी दोहा उन्होंने जो लिखा, मतलब जो भी उनका साहित्य था, कहानी नहीं, उन्होंने कभी उसको कागज़ पे नहीं उकेरा। वो ऐसे ही चर्चाओं में उन्होंने संवाद में लोगों के सामने रखा, और वो संवाद लिख के आज कई सैकड़ों सालों के बाद भी हमारे लोगों के बीच में किताबों के रूप में है और दूसरे माध्यम जो हमारे सामने हैं उनके रूप में है। तो डिबेट जो होता है, संवाद जो होता है, वो आज शायद आपको नहीं समझ में आया कि इस बात का जो बात आज आप यहाँ सुन के जा रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में कब बहुत बड़ा फ़र्क लाएगी। लेकिन वो फ़र्क लाएगी अगर आप उस तल्लीनता से उसको सुन रहे हैं। और इसलिए भी सुनिए कि मैं इस सेशन में कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पब्लिक से लूँ। तो आप जो लोग भी पीछे वगैरह हों तो वो आगे आ सकते हैं। अगर थोड़ी धूप अगर आप सह सकते हैं तो प्लीज़ आ जाइए, आगे बैठिए। और सेम विषय दीपक भैया जो हैं वो इस समय विदेश में हैं और दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश अमेरिका में हैं। तो उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि साहित्य ने इस देश में और विदेशों में क्या भूमिका निभाई है लोगों के करियर ओरिएंटेशन में, और जो बात रखी सर ने कि डेमोक्रेसी में, और एक व्यक्ति को विचारवान बनाने के अलावा साहित्य के और क्या क्या रोल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य का जो मेरे लिए मतलब है वो सबसे ज़रूरी है संवेदनशीलता को बनाए रखना। बाकी आप जो भी पढ़ते सीखते हैं वो जीवन चलाते रहने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन साहित्य आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे साहित्य ये भी कह सकते हैं कि आपको मौका देता है खुद को और अपने जीवन को या जो आप कर रहे हैं वो सब ठहर के देखने का, क्योंकि जब तक आप खुद को ठहर के देखते नहीं, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब भले ही साहित्य को कई सारे खंडों में बांट दिया गया है। हम कह सकते हैं कि वेद प्रकाश शर्मा या गुलशन नंदा के साहित्य को हल्का साहित्य माना जाता है। पुराने कितने लेखक रहे जिन्होंने एक से एक शानदार फिल्में दी, जिनको साधारण समाज ने या आम वर्ग ने स्वीकारा, लेकिन साहित्यकार जिन्हें माना जाता है तथाकथित, उन्होंने नहीं स्वीकारा। लेकिन अगर हम देखें तो अंततः उन्होंने लोगों को जिंदा रखने का काम तो किया ही है, लोगों की संवेदनाओं को जगाए रखने का काम किया है। अगर आप खुद के जीवन से जोड़कर देखें कि आप जब प्रेम में होते हैं तो आप गजल सुन रहे होते हैं, जब प्रेम से बाहर आते हैं किसी कारण से दिल टूटता है तो आप फिर दर्द भरी गजलें सुनने लगते हैं, गाने सुनने लगते हैं। और वो भी आप उसको बहुत लोग साहित्य नहीं मानते, लेकिन हल्का साहित्य कह सकते हैं, लेकिन वो है साहित्य ही। और वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। आप शिक्षा से जो भी ले रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो आपकी एक ट्रेनिंग है, अभ्यास है,
आपके जीविकोपार्जन के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी साहित्य भी है। और यह केवल यहाँ नहीं, दुनिया भर में रहा है। अमेरिका का साहित्य तो तब भी कह सकते हैं कि यूरोप और हिंदुस्तान के साहित्य से की तुलना में नया है, क्योंकि वो देश ही नया है। लेकिन अभी भी पढ़ने की आदत वहाँ मैंने देखी है लोगों में। हालांकि यह देखना कष्टप्रद है, कष्टकारी है कि वहाँ भी अगर मैं तुलना करूँ कि 15 साल पहले जितने लोगों को मेट्रो में पढ़ते देखा था, अब उतने लोग पढ़ते नहीं देखे जाते। वो या तो किसी गेम में लगे हुए होते हैं, या व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं। तो साहित्य के पढ़ने में और साहित्य में रुचि हो सकता है कि लोगों में सब जगह कम हो रही है, और उसका असर अमेरिका में भी देखा जा सकता है, यूरोप में भी देखा जा सकता है, हिंदुस्तान में तो देख ही रहे हैं हम सभी। अच्छा, जैसे लोग जा रहे हैं, और अभी जब कार्यक्रम का इस चरण, इस सेशन से पहले जो सेशन था, तो इस सेशन में हमारे वीसी साहब आपके वो बता रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी को रिसेंट में जो आपको कुछ रह गया था, जो नैक का एक्रीडिटेशन मिला, तो यूनिवर्सिटी को A+ मिला है। और हम सभी जानते हैं कि जब इस देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो JNU आता है, जामिया आता है, DU आता है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक बड़ा फ़र्क जो मैंने उस दौर में महसूस किया, इन सब चीज़ों में महसूस किया, बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे, बड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगातार डिबेट में रहना चाहते हैं। और वो थॉट प्रोसेस में इसलिए नहीं जाते हैं कि वो उनके लिए काम की है, नहीं है काम की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सुनना चाहते हैं और संवाद में बने रहना चाहते हैं। और वहाँ संभव है कि ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कुर्सियाँ खाली नहीं होती हैं। तो यूनिवर्सिटी को अगर A+ मिला हुआ है, और अगर इसको A++ दिलाना है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ वीसी साहब की नहीं है, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की नहीं है। और A+ दिलाने से इस बात का आपको लग रहा होगा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। जब आप कल को जाके इस यूनिवर्सिटी की इज़्ज़त पूरे देश में होगी, पूरी दुनिया में होगी, कल को जाके आप बताएंगे कि मैं BU झांसी से पढ़ के आया हूँ, और अगर इस यूनिवर्सिटी की इज़्ज़त होगी तो फिर आपकी भी इज़्ज़त होगी। तो इसलिए अब यूनिवर्सिटी की इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए संवाद में सम्मिलित होइए। और जितने लोग हैं, जैसे भी मैं पुनः आखिरी बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जितने लोग संवाद में ज़्यादा सम्मिलित हो सकते हैं, होने की कोशिश करें। भैया ने बताया कि दुनिया भर में साहित्य की अपनी लोकप्रियता है, अपनी यूज़ है उसका। आप देखेंगे कि दुनिया में जब भी इतिहास में क्रांतियाँ हुई हैं, दुनिया में सरकारें बदली, सत्ता बदली, व्यवस्था बदली, तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे दुनिया में साहित्य ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है। आप देखेंगे कि जब रशिया में क्रांति आई तो चेखोव को बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा था। हिंदुस्तान में क्रांति आई तो महात्मा गांधी खुद कई सारे पत्रिकाओं का, अखबारों का और किताबों का लेखन कर रहे थे, प्रकाशन कर रहे थे। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी तो उस समय हम दिनकर को पढ़ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार थे जिनकी रेलेवेंसी थी। खुद हमारी क्या बोलते हैं संपूर्ण क्रांति के अगवा थे, उन्होंने खुद एक किताब लिखी थी, JP ने। तो साहित्य ने कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन शिक्षा में, अब जो इस विषय में, इस पूरे इन 3 संवाद में, इन 3 केंद्र में जो एक विषय है, शिक्षा जो है, शिक्षा में हम साहित्य को जिस तरीके से सम्मिलित करते हैं, उस स्वरूप पे, वर्तमान स्वरूप पे, इसमें क्या परिवर्तन होने की संभावना है, या पहले हम ठीक थे, वर्तमान में ठीक है, या आगे जाके हम कुछ चेंजेस करें जिसको ठीक कहा जा सके, इस पे हम सबसे राय लेना चाहेंगे। तो फिर से मैं यहीं से प्रवीण जी से शुरू करूँगा। ये पहला तो ये कि साहित्यकारों का रेजिमेंटेशन नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए, और किसी भी विचारधारा का पिछलग्गू होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी साहित्यकार को। कलम हमेशा आज़ाद रहनी चाहिए और निर्भय होनी चाहिए। उदय प्रकाश की एक कविता है, हत्या को निर्भय होकर जो हत्या कहेगा वहीं अंततः कवि रहेगा। तो कवि होने के लिए, पत्रकार होने के लिए, साहित्यकार होने के लिए निर्भयता की सबसे पहले ज़रूरत है। रही बात शिक्षा व्यवस्था की, तो मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत दुखी रहता हूँ। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि स्कूलों में बच्चों को खराब कर दिया जाता है और हम कॉलेजेस में उन्हें ठीक करते हैं। स्कूलों में का पूरा अनुशासन कॉन्वेंट का जो है, आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले इंग्लैंड से लिया गया और वहाँ अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ाए जाते थे भारत पे शासन करने के लिए। वही चीज़ें हमने ले ली। कृष्ण कुमार NCERT के बहुत बड़े विद्वान रहे, डायरेक्टर रहे हैं,
शिक्षा शास्त्री रहे, उन्होंने एक किताब लिखी राज समाज और शिक्षा। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा जहां छुट्टी होने के बाद बच्चे शोर ना करते हो। इसका मतलब है कि उन्हें आज़ादी का एहसास होता है। अब कॉलेजेस में छुट्टी होने के बाद शोर नहीं होते, तो शिक्षा को थोड़ा लिबरल बनाना होगा। उन्हें जीवन और किताबों को, मैं जैसे साहित्य के बारे में कहता हूँ कि अगर बाकी विषय की किताबें आप पढ़ें और आपकी किताब में एक बरगद का वृक्ष है बहुत हरा भरा, और आप साइंस पढ़ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, लेकिन किताब में जो पृष्ठ में जो छपा हुआ है बरगद का वृक्ष वो ज्यों का त्यों है। लेकिन अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं और आपकी किताब में बरगद का पेड़ है, तो अगर बाहर पतझड़ है तो आपके किताब के पन्ने से पत्ते झड़ने चाहिए। बहुत जिंदा रिश्ता जो है ऐसे ही शिक्षा और समाज का होना चाहिए। हमने क्या कर दिया कि साहित्य, कविता ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये तो ठीक है, कैरियर के लिए कुछ और देखो, और ये यहाँ एक दिशा टूटती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो अंग्रेजी बोलते हैं और बुरी तरह से बेरोजगारी को झेल रहे हैं। दिक्कत यह है कि हमारी भाषा ने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ कट्टी कर ली, फिर साइंस टेक्नोलॉजी ने एक क्लास के साथ अपना जुड़ाव कर लिया। एक इब्बार रवि कवि हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदी में गलिया रहे थे, वो अंग्रेजी में मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो पूरी शिक्षा पद्धति है जो हिंदी और अंग्रेजी में डिवाइडेड हो गई है, ज्ञान की पूरी पद्धति अंग्रेजी और हिंदी में डिवाइडेड हो गई है। सबसे पहले ये हमारे लिए चैलेंज है कि इसे हम कैसे, इस फाक को कम करें। और शिक्षा को जब तक हम व्यवहारिक नहीं बनाएंगे, साइंस पढ़ के मैं देख रहा हूँ कि लैब अटेंडेंट बने हुए हैं, हालांकि मैं अवमानना नहीं कर रहा, लैब अटेंडेंट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन जो उपयोगी शिक्षा है उसके साथ हम अब तक जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम बहुत पुराने हैं और बदलाव भी जो हो रहे हैं वो बहुत मन माफिक नहीं हो रहे हैं। कई बार सरकारें, विचारधाराएं हावी हो जाती हैं और बच्चों को हम एक तरह से हाँक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है दोस्त कि सबसे पहले सिलेबस में क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है, बिना ये सोचे हुए कि ये इस पार्टी की सरकार है तो सिलेबस ऐसे होगा, उस पार्टी की सरकार है तो सिलेबस ऐसा होगा। सिलेबस को स्वायत्त किए बिना आप नई शिक्षा पर बातचीत नहीं कर सकते। आप लोग एक चीज़ को जरा विचार करेंगे कि साहित्य को हम कहते हैं कि प्रकाशित करना, यानी प्रकाश देना, और जब कभी शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा की मशाल जलाना है, शिक्षा का दीप जलाना है। साहित्य का आयोजन होगा तो दीप जलाएंगे। क्या शिक्षा, साहित्य, किताब केवल आग लगाने के लिए है? जरा सोचिए इस बारे में। हकीकत यह है कि प्रवीण जी ने जैसा बोला कि हमारे प्राथमिक शिक्षा दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो कक्षा 5 में मध्य प्रदेश में एक पतली किताब चलती थी, वो मेरे ज़िले का भूगोल होती थी, जो मैं अपने ज़िले के बारे में जान सकता था। अब आप देखिए कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अपने ज़िले के भूगोल के बारे में बहुत कम जानते हैं, अपने ज़िले की भाषा के बारे में नहीं जानते हैं। आधी छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक का स्तर ये हो गया कि हमने बोला कि हमको एक मशीन तैयार करनी है, ऐसी मशीन तैयार करनी है जो ज़्यादा नंबर लाएगी, जो ज़्यादा पैसे कमाएगी, जो ज़्यादा नाम कमाएगी, जो ज़्यादा लाइक ले लेगी, व्यूज ज़्यादा ले लेगी, है ना। तो ज़्यादा 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 ज़्यादा, तो वो जो आग लगाने वाली बात थी तो आग लगी नहीं पा रही है। और साहित्य का जो समाज पे असर का जो बात है, तो एक चीज़ हम बताएं, हम तो कुछ लिखते पढ़ते हैं, हकीकत में साहित्यकार भी इसके लिए बहुत सारे दोषी हैं। हम एक घटना बताते हैं। हम खजुराहो डांस फेस्टिवल कवर कर रहे थे, तो हमने एक कथक की बहुत बड़ी डांसर से उस समय एक बेवकूफ़ तरीके का सवाल पूछा था।
बहुत 20 साल 30 साल पहले की बात है, तो हमने पूछा उनसे कि आप कथक को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो हंसी और उन्होंने बोला कथक लोकप्रिय नहीं हो सकता, कथक शास्त्रीय है, ये शास्त्रीय रहेगा और उसको देखने वाले समझने वाले भी शास्त्रीय रहेंगे। तो हुआ यूं कि कुछ दौर हुआ बीच में, तो हमारे जो साहित्यकार थे उन्होंने बोला साहित्य है ये कुछ शास्त्रीय लोगों के लिए, विशिष्ट लोगों के लिए ही है। तो धीरे धीरे साहित्य की समाज से दूरी बढ़ती चली गई। जो कभी कभी गरीब की झोपड़ी में नहीं गया, वो घर बैठ के कविता लिख रहा था, तो उसको कौन सुनेगा। हमें कक्षा 6 की 6 में पढ़ी हुई आज भी कविता याद आती, उतरे हैं आज अखाड़े में चंदन चाचा के बाड़े में, हैं नागपंचमी धमक धम में ढोल धमाका ढमक ढम, मल्लाहों की टोली निकली चर्चा फैली गली गली। मुझको आपको याद करके देखें, आपको पिछले क्लास 3 पहले की कोई कविता ऐसे याद रह पाती है क्या? क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि जब करिकुलम बनाया जा रहा था तो हम चाहते थे कि हम स्थानीय भूगोल पढ़ें, लेकिन जो पाठ्यक्रम बनाने वाले थे, जो लोकतंत्रात्मक तरीके से जीत के तो आए हैं, लेकिन पाठ्यक्रम बनाने में लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वो नहीं जानते कि आम लोगों की राय ली जाए कि आखिर वो क्या पढ़ना चाहते हैं। वो कुछ मास्टर, कुछ शिक्षाविद की राय ले लेते हैं और अपने पसंद के लोगों के विचारों को उस पाठ्यक्रम में शामिल कर देते हैं। वो कभी पेरेंट्स से नहीं पूछते, वो कभी बच्चे से नहीं पूछते। डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि यदि मैंने आपको चुन के भेजा है, आप मेरे लिए पाठ्यक्रम चुन रहे हैं, तो कम से कम मुझसे तो पूछ लें कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा सर, बीच में एक सवाल करेंगे कि दीपक भैया के पास चलते हैं। एक बड़ी चेंजेस हमने देखे कि इससे पहले का जो सेशन था, जो पहला सेशन था हमारा आज का, उसमें हमने जिनको बुलाया था वो सोशल इन्फ्लुएंसर जिन्हें हम कहते हैं, और उनके वीलॉग्स होते हैं, छोटे छोटे रील्स हमने देखते हैं और उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और बहुत छोटे में संवाद करना लोगों ने इंस्टा और रील्स के माध्यम से शुरू किया है और हम बहुत लाइक करते हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता होगा जो दिन में कम से कम 10-15 मिनट इंस्टा या फेसबुक पे नहीं बिताता है। पढ़ने की हमारी रुचि जो है वो जाती चली जा रही है और उसका असर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जितने लोग हैं उसका असर हम देख रहे हैं। तो ये एक साहित्यकार जो हमारे क्रिएटर्स हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारी है कि वो अपने लिटरेचर को, अच्छे साहित्य को, लोग ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पढ़ना चाहते। आप देखेंगे जॉन इलिया के शेर्स को लाखों व्यूज़ मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि हम दिनकर की कविताओं को लाखों व्यूज़ नहीं मिलते। जब आशुतोष राणा उसे तय से सुनाते हैं तो लोग उनके भी लाखों व्यूज़ हैं। हो सकता है दिनकर ने जब लिखी होगी तब इतना लोगों ने नहीं सुना होगा। तो एक साहित्यकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि साहित्य को रोचक और लोकप्रिय बनाए रखे। क्योंकि शिक्षा में हमारे सिलेबस में था, हमने प्रेमचंद को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम 12वीं पास करके गए और मैंने साइंस ले लिया आगे जाके और मुझे प्रेमचंद की कभी आवश्यकता नहीं रही, मैंने प्रेमचंद को कभी नहीं उठाया। तो एक साहित्यकार की, वर्तमान के जो साहित्यकार हैं, उनकी क्या बेसिक ज़रूरत है कि वो साहित्य को रुचिकर बनाए रखें, और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ कि उनको क्या रोल्स प्ले करने चाहिए कि लोग लिटरेचर की तरफ, जो नए तरीके का भी लिटरेचर हम मान सकते हैं कि रील्स को भी एक लिटरेचर में शामिल कर लें, जो हम सिनेमा को लिटरेचर में शामिल कर रहे हैं, तो उनकी क्या रोल प्ले होने चाहिए कि जिस तरीके से इस देश में लिटरेचर नए ढंग से आए, इस दुनिया में नए ढंग से आए। और ये सवाल मैं दीपक मशाल जी से इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये लघु कथा के लेखक हैं और आज से 20 साल पहले नहीं जाएंगे, आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएंगे तो लघु कथा को भी साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता था। हमने बदलाव किए, हमने साहित्य में उसको स्वीकारा। तो ये चेंजेस लाने के लिए एक साहित्यकार को क्या रोल प्ले करना चाहिए, क्या उसका एक्शन होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, उस पर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद अभिनव, अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं प्रवीण जी और पंकज जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। जो उन्होंने सुझाव दिए साहित्य को किस तरह शामिल किया जाए, वो बिल्कुल नोट करने लायक हैं और सरकार को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात ये कि साहित्य में किस तरह से इस तरह ऐसे बदलाव लाएं कि लोगों की रुचि उसमें आए। तो जो मेरा मानना है खुद का कि अभी के जो साहित्यकार हैं उन्हें गांव से लेकर महानगर तक हर जगह की लघु कथाएँ या कविताएँ या कहानियाँ लिखनी चाहिए। हर वर्ग के लोगों के दुख तकलीफ को
अगर आप समझ कर उसमें लिखेंगे तो लोग उससे अपने आप ही जुड़ाव में देख लेंगे कि चाहे वो लघु कथा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कहानी हो। वैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी उपन्यास से लोगों का मन थोड़ा सा हटता जा रहा है, क्योंकि इतनी क्षमता किसी में बची नहीं है कि लंबा उपन्यास बैठ के पढ़ें। हालांकि अभी देख रहे हैं कि कोविड के समय से वेब सीरीज देखने की क्षमताएं लोगों में बढ़ी हैं। बैठ के वो 8 घंटे लगातार बिंज वॉचिंग करके देख लेते हैं, तो धीरे धीरे अगर उन्हें रुचिकर लगेगा तो उपन्यास से दोबारा जोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन 4 पन्ने पढ़ने के बाद उन्हें लगे कि ये पता नहीं किसकी कहानी है और हमसे क्या लेना देना, हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमारी कौन सी दुख परेशानी इससे हल हो रही है। अभी तो फिल्में भी लोग इसी तरह से देखने जाते हैं कि यार मनोरंजन के लिए 1 घंटा देखना है, कुछ भी देख लो, मारधाड़ देख लो, एक्शन देख लो, हमें क्या लेना देना इससे कि कौन रो रहा है, कौन गा रहा है और उससे समाज का क्या भला हो रहा है, हमारा क्या भला हो रहा है। हमारा भला हम देख लेंगे भाई, जाने दो। जब लोगों को ये लगे कि नहीं, इससे कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। हर कोई नहीं चाहता कि वो ऐसा करे कि जिंदगी में जितना दुनिया को दे रहा है उससे कम दुनिया से ले। मुझे नहीं लगता कि अभी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर आदमी इतना सोच पाता है। सभी केवल अपने बारे में सोचते हैं। अब एक दूसरी बात मैं दोहराना चाहता हूँ यहाँ पे कि कुछ समय पहले की बात है, एक जानने वाले मित्र हैं, तो उनका एक बच्चा है, वो घर में आता है और देखता है कि उसकी बुआ घर में थी, आई हुई थी, तो मम्मी से बोलता है, मम्मी ये बुआ कब आई? तो पीछे से बुआ कहती है, क्या गंवार लैंग्वेज सिखा रही हो बच्चे को? और उस बच्चे को फ्रेंच भी आती है, उसको इटालियन भी आती है, स्कूल में सीख रहा है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बुंदेली भी सीख रहा है, तो क्या बुराई है भाई? साथ में मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि इसीलिए साहित्य को जब आप जोड़ रहे हैं और अगर थोड़ा सा एक्सपेंशन उसका विस्तार कर रहे हैं सिलेबस में, तो कुछ आंचलिक रचनाओं को भी जोड़ा जाए जिससे कि लोग उनका महत्व समझ सकें। अगर आप भारत से बाहर कहीं भी जाएंगे तो यहाँ हिंदी का भले ही उतना सम्मान ना हो, बुंदेली का सम्मान ना हो, लेकिन जब आप किसी को बताएंगे कि आपको इतने डायलेक्ट आते हैं, आपको इतनी लैंग्वेज, इतनी भाषाएं आती हैं, तो उसकी नज़र में आपका कद थोड़ा ऊपर होता है, हिंदुस्तान का कद ऊपर होता है कि हम सिर्फ एक भाषा बोलकर पूरा जीवन गुजार दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी 3-4 से कम भाषाएं बोलता ही नहीं है। तो देश के इम्प्रेशन वाली बात है और हम सभी एम्बेसडर हैं देश के। जब बाहर जाते हैं, हम कोई बुरा आचरण करते हैं तो आम आदमी चीज़ों को जनरलाइज करके देखता है। उसने देखा कि किसी ने सड़क पर थूक दिया, यार हिंदुस्तानी बड़े गंदे होते हैं, और उसने एज एन इंडिविजुअल नहीं लिया कि एक आम आदमी है और इसने जो किया ये पूरा देश नहीं है। हमारे यहाँ कोई आता है, हम देखेंगे अफ्रीकन आदमी है, उसने कोई गलती कर दी, किसी को पीट दिया, किसी का पैसा ले लिया, तो हम कहेंगे अफ्रीकन साले कल्लू ऐसे होते हैं। तो इससे पता चलता है हम कितने रंग भेदी हैं कि हम रंग और नस्ल को देख के ही हमने मान लिया कि वो आदमी बुरा है, जबकि हमारे आसपास बैठे हुए लोग अपने पेशे से भी चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, सब होते हैं, हम उनको नहीं कह पाते हैं। हम उनका पद देखकर बात करते हैं कि उसको कैसे, किसको क्या सम्मान देना है। नहीं दीपक भैया, मेरा मैं मुझे थोड़ा सा इसमें जी जी बोलना है। दोनों अग्रणी वक्ता हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं। साहित्य को पॉपुलर करने का जो ख्याल है ना, इससे मुझे परेशानी है। मतलब मैं आप पे नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त को जितने लोग जानते हैं देश और विदेश में, उससे ज़्यादा लोग माधुरी दीक्षित को जानते हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित की हैसियत नहीं कि मैथिली शरण गुप्त के जूते की बराबरी कर ले। पॉपुलैरिटी से आप मूल्यों को मत नापिए। एक, हम प्रेमचंद के साहित्य को पॉपुलर करने के लिए प्रेमचंद का मीम बना के नचा नहीं सकते। वैल्यू लोडेड चीजें होती हैं। गुलशन नंदा लिख के मर जाएं, प्रेमचंद के जूते के बराबर नहीं। ठीक है, 5 करोड़ किताबें बिकती हैं, उसकी वजह है दोस्त, पॉपुलैरिटी का जो पूरा खेल है ना, उसमें प्लेजर है, आनंद है, तनाव हम नहीं लेना चाहते। साहित्य तनाव भी लाता है, वो बागी भी बनाता है आपको, वो लड़ने के लिए भी प्रेरित करता है, वो आपको असहज कर देगा।
कई बार नंगा कर देता है। मुक्तिबोध बहुत पास के इलाके के आपके कवि रहे हैं। तो साहित्य अनईजी करता है, वो प्लेजर नहीं देता आपको। हमारी पीढ़ी में अब ये दिक्कत आई है ग्लोबलाइजेशन के बाद कि तनाव जीवन में इतना है कि एंजॉय कर लो तो साहित्य पढ़ लो। ये जो साहित्य को जब तक हम एंजॉयमेंट से जोड़ेंगे ना, हम पाठक सही पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए तनाव बहुत जरूरी है। अब दिक्कत यह है कि आप पढ़ना नहीं चाहते लंबी कहानियां, कविताएं, तो सूक्तियां आपको बर्बाद कर रही हैं। मैं बता रहा हूं, मीम्स आपको बर्बाद कर रहे हैं। संदर्भ से काट के बड़े बड़े विद्वानों के पंक्तियां मैं देखता हूं इंस्टा पे डाल दिया, अगर जीना चाहते हो तो मारना सीख लो। अरे अब कहां है, किस संदर्भ में है, उसको बच्चा लटकाए घूम रहा है टी शर्ट पे। चे गुवेरा है, उनको टी शर्ट पे लगाए, पूछो कि क्या है चे गुवेरा तो दांत दिखा देंगे। पूछो कि मोटरसाइकिल डायरी क्या है, नहीं मालूम। हम केवल इमेज खा रहे हैं, हम भीतर नहीं जा रहे हैं कि चे गुवेरा को मारने के बाद उनकी कलाइयां कैसे काटी गई थी। मोटरसाइकिल डायरी से पूरे लैटिन अमेरिका के कल्चर का पता चलता है। तो हम एक पॉपुलर चीजों में जी रहे हैं जिसमें हम तनाव नहीं लेना चाहते, हम गहरे उतरना नहीं चाहते। तो ये जो मसाला छाप जो साहित्य पैदा, राजू श्रीवास्तव ने भी हिंदी के विकास में बड़ा योगदान दिया, लेकिन जो हिंदी फैली पसरी वो बहुत दूसरे ढंग की हिंदी है। स्वागत है उस हिंदी का। मैं मानता हूं कि हिंदी के विस्तार में हिंदी के प्रोफेसरों, कवियों और साहित्यकारों से ज़्यादा बड़ी भूमिका हिंदी सिनेमा की रही है। लेकिन सिनेमा भी किस तरह का, वो तनाव दे रहा है कि नहीं। कांतारा जैसी फिल्में क्यों नहीं है हमारे समाज में? क्यों बुंदेलखंड की कल्चर को फिल्म लेकर आती है पान सिंह तोमर? संजय सिंह से मेरे अच्छे रिश्ते थे, वो रो रहे थे, फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। मुंबई में कहा जा रहा था कि ये तो लोकल फिल्म है, और जब फिल्म वो आई तो कल्ट बन गई। तो ऐसा नहीं है, हम प्रयोग धर्मी हों, जैसा कि दीपक भाई ने कहा, अपनी भाषा को लेके और संस्कृति को लेके हम लोकल चीज़ों को लेकर भी प्रमोट करें, और दुनिया उसका इंतजार कर रही है। हमें उस संकोच से बाहर निकलना चाहिए। बस इतना ही इंटरप्ट करना था। अच्छा, शुक्रिया। एक चीज जैसे सर ने कहा, और अभी हमारी चर्चा में एक शब्द आया था, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है कि एक जन समूह में एक बड़ा समूह जिस विचार को रखता है, जिस विचार को मानता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ठीक है, चलो मानते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, गुप्त को नहीं पढ़ना चाह रहे, हम शायद माधुरी दीक्षित को ही देखना चाह रहे हो। तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि हम उस चीज़ को भी अंगीकृत करें? जैसे मैंने बताया कि आज से 20 साल पहले हम लोग लघुकथा को साहित्य का हिस्सा नहीं मानते थे, हमने स्वीकार करना शुरू किया। और ठीक है, आप आलोचना कर देते हैं पब्लिक की कि वो नहीं सुनना चाह रही है, श्रोता नहीं सुनना चाह रहे हैं, पाठक नहीं पढ़ना चाहते रहे हैं, लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। हमने देखा कि हमसे पहले जो कुछ वक्ता इस मंच पे थे, लोग गए भाग के, जब वो जा रहे थे तो लोग उनके संग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, और उनका कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उन्होंने अपने जीवन में जो अर्जित किया वो ये पैसे से अर्जित नहीं किया होगा। उनको अर्जित करने में कुछ उनकी मेहनत रही होगी, और उन्होंने समझा होगा कि आज का वर्ग, और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं बना रहे हैं, स्टूडेंट्स और एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग बहुत बार गलत नहीं होता। तो जो नैतिकता हम समाज पर थोपना चाहते हैं कि समाज को ये बदलाव लाना चाहिए, समाज में ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, जनता को ये करना चाहिए, स्टूडेंट्स ऐसे हों। एक साहित्यकार की भूमिका जिस पर मैं गया था, और शायद हम उससे भ्रमित हो गए, एक साहित्यकार की भूमिका चीज़ों को लोकप्रिय करने में, साहित्य को लोकप्रिय करने में, शिक्षा को लोकप्रिय करने में क्या रहेगी? पंकज जी, आपका विचार और आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, फिर से मेरी बात को शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने पहले भी बोला कि जब मैंने कथक डांसर से पूछा कि कथक को लोकप्रिय बनाने के लिए आप क्या कर रहे थे, बोला कथक लोकप्रिय नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरीके से साहित्य की पकड़ एक विशिष्ट लोगों तक है और वहीं तक रहेगी। लेकिन यदि हम बुंदेलखंड में ईश्वरी की फागों की बात करें या बुंदेली लोकगीतों की बात करें, तो वो आम आदमी की जुबान पर है, वो सुनता है, उसको ठहर देता है।
हम क्यों पढ़ते हैं, वाई वी रीड, यदि हम इस सवाल पर आते हैं तो हमारा ये नज़रिया स्पष्ट हो जाएगा। क्या हम केवल अपना समय काटने के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम कुछ जानने के लिए, कुछ सवालों को तलाशने के लिए, कुछ सवाल खड़ा करने के लिए, या जैसे प्रवीण भाई ने बोला कि कुछ तनाव झेलने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। तो यदि आप उस किस्म के लेखक हैं तो आपके लिए साहित्य बना है। यदि आप केवल क्षणिक सुख, आनंद, मनोरंजन, जो बीत गई सो बीत गई के लिए, तो रील है, यूट्यूब है, लोकगीत है, लोक कथाएं हैं। देखिए समय बदल रहा है, थोड़ी शायद लंबी बात लगेगी। पहले हम लोगों को बोल दिया गया कि पंचतंत्र की कथाएं बच्चों के लिए कहानी है। हमको लंबे समय तक पढ़ाया गया कि पंचतंत्र बाल कहानियां हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि पंचतंत्र बाल कहानियां थी नहीं। पंचतंत्र की कहानियां दो राजा के बेटों को राज करना सिखाने का तरीका बताने वाली बोध कथाएं थी। ठीक यही चीज हमारी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली में आया। ठीक अभी हमारे यहाँ जो शिक्षा के जितने अभियान चल रहे हैं, जो विश्व बैंक के जरिए चल रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि आप जो हैं आपके परिवार वाले भले ही ना पढ़ें। अभी असर की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली सरी की जगह में 50% से ज़्यादा बच्चे जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं ठीक से हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं, हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, तुम यूट्यूब देखो, तुम वीडियो देखो, अंबानी जी आपको 1.5 GB डाटा मुफ्त देंगे, खूब देखो। काहे को देखो भाई? इसलिए देखो क्योंकि आप विज्ञापन में आने वाला टूथपेस्ट कर सको, शैम्पू कर सको, साबुन कर सको, सगाई, बेरोजगार हो सगाई में वाली मोटरसाइकिल मांग सको जो अक्षर कुमार चला रहा है। तो हमारा साक्षरता का उद्देश्य मूल रूप से यही हो गया कि हम लोगों को इतना शिक्षित बना सकें कि वो विज्ञापन देखे, उसको समझे और मेरे प्रोडक्ट को खरीद सके। फिर वही बात कह रहा हूँ, वो आग लगाने वाली बात जो थी ना, शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की मशाल, किताब का प्रकाशन, वो इग्निशन नहीं है। या फिर YouTube प्रीमियम ले लें और फिर वो एडवर्टाइजमेंट को हटा दें। देखिए, हम देखेंगे एक बहुत बड़े प्रोमिस से आज से 10 साल पहले हमारे देश भर में ऐसे आयोजन नहीं होते थे। साहित्य बहुत एक संकुचित वर्ग के लिए रह गया था और बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होती थी, मुशायरे बहुत होते थे हालांकि। लेकिन अब आप देखिएगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इंदौर में होता है, दिल्ली में कई सारे फेस्ट होते हैं, जश्न एकता होता है, साहित्य आज तक कराता है। बहुत सारे आयोजन लगातार बढ़े हैं और हम एक सदी पीछे जाएंगे। तो जब सिनेमा का डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा था तो आप देखेंगे कि मैं बहुत एक बात आप लोगों की रखना चाहता हूँ, लेकिन उसको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ और ये शायद बहुत सारे युवाओं को नहीं पता होगा। सिनेमा का जब हमारे देश में ग्रोथ हुआ, सिनेमा जब हमारे देश में बढ़ने लगी तो हमारे देश में बहुत प्यारे प्यारे लिरिसिस्ट आए। हसरत जयपुरी थे, साहिर लुधियानवी थे। उन अच्छे लिरिसिस्ट के बीच में एक नौजवान अलीगढ़ की, इसी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की भूमि से पहुंचा और उसका नाम था गोपाल दास नीरज। देवानंद की फिल्मों के उन्होंने बहुत गाने लिखे। शैलेंद्र एक बहुत बड़े अच्छे गीतकार रहे जिन्होंने हिंदी के बड़े खूबसूरत गाने लिखे। नीरज ने एक गाना लिखा था, शोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। ये प्योर हिंदी के गाने थे और उन्होंने हिंदी को बड़ा लोकप्रिय किया। लेकिन आप देखते हैं कि नीरज कुछ वर्षों के बाद नीरज का मन मुंबई में नहीं लगता है और नीरज हिंदी को जितनी लोकप्रियता दिला सकते थे, नीरज अपने व्यक्तिगत मन की वजह से वापस अलीगढ़ आते हैं, मुशायरों की ज़िंदगी में, कवि सम्मेलन की ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, किताबें छापते हैं। और जो उर्दू की हिंदी थी उसने हमारे सिनेमा वर्क पर एक अपनी छाप भी छोड़ी और उस पर कब्ज़ा भी किया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, या एक आइडिया हो सकता है कि दुनिया में जो जिम्मेदारी साहित्यकारों की थी, शैलेंद्र ने बाद में जाके फिल्में बनाना शुरू करी और फिर उनका दुखांत भी हुआ। तो हिंदी के जो लिरिसिस्ट रहे हैं, कुमार विश्वास, प्रेमचंद 1932 में एक फिल्म लिखने गए थे मजदूर, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की सिनेमा में एक जो मजदूर फिल्म उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने एक बहुत छोटा सा रोल भी प्ले किया था। तो दुनिया में बहुत सारी जिम्मेदारियां जो लोगों की थी, जो हिंदी साहित्य को लोकप्रिय कर सकते थे,
और शायद वो उसका इन्फ्लुएंस शिक्षा में बहुत आता, तो वैसे प्रयास कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। तो आज देखिएगा मनोज मुंतज़िर हैं, बढ़िया गीत लिखते हैं और आज हम हिंदी के गीतों को पसंद कर रहे हैं। आज उर्दू का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, अंग्रेज़ी का बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के एफर्ट से चीज़ें बदली हैं। हमने किताबें पढ़ना शुरू करी, हिंदी की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। गूगल बहुत एक्सेसिबल है। आज से 10 साल पहले गूगल हिंदी में इतना एक्सेसिबल नहीं था। आज भारत में या दुनिया में आपको हिंदी की इतनी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जितनी पहले, आज से 10 साल पहले नहीं थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए हैं और हमने अपने लैंग्वेज को, अपने लिटरेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू किया है। तो ये हमारी शिक्षा में आगे जाके क्या बेहतर रोल प्ले करने वाले हैं। प्रवीण सर। वेदों में सबसे पहले कहा गया कि ज्ञान चारों तरफ से आने दो। संस्कृत का श्लोक याद नहीं, लेकिन अर्थ यही है। ज्ञान चारों तरफ से आ रहे हैं। सिनेमा पे, रेडियो पे काम हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 5 लोग मुंबई में हैं जो गाने लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो उन्हें तो हम जानते हैं, दुनिया बदली है। ज्ञान आना चाहिए, उससे कोई गुरेज नहीं है। पहला सवाल जो था वो साहित्य के पॉपुलैरिटी को लेकर था। वो माध्यम अलग है। देखिए, गोली को, मेरे गुरु कहते हैं कि गोली को आप अगर गुलेल में डाल के मारिए कितना दूर जाएगा, और गोली को अगर बंदूक में डाल के मारिए तो उसका रेंज ज़्यादा जाएगा। सिनेमा बड़ा माध्यम है, सीरियल बड़ा माध्यम है, यूट्यूब बड़ा माध्यम है, तो उसमें बहुत दूर तक जाना ही है। असली चैलेंज ये है दोस्त, जो बात बीच में गुम हो गई, कि क्या हम भाषा को लेके प्रयोगशील हैं। जो लेखक अपनी भाषा को लेके प्रयोगशील है, नहीं है, वो ना साहित्य का कल्याण करेगा ना समाज का। इस रूप में समझिए, गुलजार साहब है, पहला गीत था मोरा गोरा रंग अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, और वो फिल्म हिट हुई थी, गाने पे फिल्म फेयर मिला था। वहीं गुलजार साहब आजा दिल निचोड़े रात की मटकी फोड़े, इस तरह के भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्यकारों को जब आप कहते हैं, शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, तो भाषा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी दिक्कत क्या है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो राइटिंग स्किल आपकी कमज़ोर हो जाएगी। ये बार बार पढ़ने की बात क्यों कहा जा रहा है? पढ़ना, सोचना और लिखना तीनों एक ही क्रिया है। हमने 3 भागों में बांट दिया है। रीडिंग कैपेसिटी अगर आपकी नहीं बढ़ेगी, आप अच्छा नहीं लिख सकते। तो लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए भी लिखना जरूरी है। ये क्रम चलते रहना चाहिए, तब जाके एक व्यापक स्तर पे सुधार होगा। एक तरफा हम नहीं दौड़ेंगे जैसा कि अभी पिछले 4-5 साल में हम दौड़ रहे हैं। धन्यवाद। दीपक भैया, आप इस एक छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दें और अब अपने सवाल तैयार कर लें। जिन जिन लोगों के पास सवाल हैं, तो अब इसके बाद हम लोगों से सवाल लेंगे। मेरे ख्याल से प्रवीण भाई ने जो बोला है उतना पर्याप्त है और समय की सीमा है, तो हाँ, आप सभी लोग यहाँ से सवाल शुरू कर सकते हैं। सवाल हम ले सकते हैं, जो लोगों के मन में कोई सवाल हो। और कुल मिला के हमारी चर्चा बड़ी परिपूर्ण रही। लोगों के मन में जो भी संशय वगैरह थे वो है नहीं। गुड, नमस्कार प्रवीण जी। पहले एक जो आपने बात की कि लोकप्रिय साहित्य नहीं होना चाहिए या मतलब पॉपुलर उस तरीके से चीजें, मतलब जो प्रमोशन का व्यक्ति जो नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं दिया मैंने कि लोकप्रिय साहित्य नहीं प्रॉपर होना। सबको नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एक युद्ध चलता रहता है कि नहीं, ये नई वाली हिंदी के लोग हैं, इनका वो दम नहीं है साहित्य में, और ये पुरानी वाली साहित्य के लोग हैं, तो इसको कैसे व्यक्ति खत्म करे? मतलब कि लिख तो हिंदी रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो इसका एक बड़ा वो है। और दूसरी चीज जो आप बात बता भी रहे थे कि हिंदी, कई इंग्लिश के लोग भी हैं जिन जो भूखों मर रहे हैं, लेकिन हिंदी के लोगों की सारी संख्या बड़ी क्यों है? इसके लिए कैसे वो लोग काम करें? आप सभी से अंग्रेजी वाले भूखों नहीं मर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो मैं पॉपुलर का विरोधी नहीं। नई अब वाली हिंदी जो है, उस दौर में मैंने भी लिखना शुरू किया था, तो नई वाली हिंदी से विरोध नहीं है। सत्या, मृणाल, ये सब मेरे मित्र हैं। गंदी बात का लेखक क्या है, क्षितिज रॉय, ये सब
मेरी आपत्ति होती है कि आप इंग्लिश मत कीजिए। भाषा की एक अपनी गरिमा होती है और उसका एक व्याकरण है। जैसे संस्कृति के बारे में हम कहते हैं कि संस्कृति के कुछ मूल तत्व होते हैं, जैसे इमारत की नींव होती है। आप इमारत के ऊपर की चीज़ें बदलिए, ठीक है, नींव को आप तोड़ेंगे पूरी इमारत टूट जाएगी। नई वाली हिंदी के नाम पे एक नया ऐसा वर्ग आ गया था, ये नई वाली से अलग, जो क्लेम कर रहा था नई वाली, जो आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी लिख रहा था और इससे विरोध था। तो यहां मेरा विरोध था। पॉपुलर कल्चर को पढ़ाने वाले मेरे गुरु रहे हैं सुधीश पचौरी, बड़ा नाम है। मैं पॉपुलर कल्चर का विरोधी नहीं, पॉपुलर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को बदल रही हैं और उसका स्वागत मैं करता हूं। लेकिन जब आप क्लेम करते हैं कि पुराने ने कुछ नहीं किया और हम ही हम हैं, वहां मुझे परेशानी होती है। देखिए, एक तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम हिंदी नहीं हिंदियां पढ़ते हैं, कई तरह की हिंदी है और उन हिंदियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो मैं कोई घेरे का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जब आप कहा जाता है कि साहित्य को मतलब विस्तारित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो साहित्यकार नाच नहीं सकता, किताब बेचने के लिए हॉकर नहीं बन सकता। और जो कंटेंट है, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, आज तक में मैंने बोला था कि ट्रेजेडी दिखाते हैं गुलशन नंदा भी और प्रेमचंद भी, लेकिन जब गुलशन नंदा ट्रेजेडी दिखाते हैं तो विजन दिखाई नहीं देता कि क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद दिखा रहे हैं कफन कहानी में कि घीसू और माधव है और 3 आलू जो हैं वो जला आग में पका रहे हैं। बाप कह रहा है कि बेटी बहू को देखा लेबर पेन से गुजर रही, बोला मेरा कलेजा नहीं है कि मैं जाऊंगा, तू जा। कहता मैं कैसे जाऊं, ससुर है। प्रेमचंद इशारा करते हैं कि बाप इस डर से अंदर नहीं जा रहा है कि अगर मैं गया तो 3 में से 2 आलू बेटा खा जाएगा, और बेटा इसलिए नहीं जा रहा है कि 3 में से 2 आलू बाप खा जाएगा। आलू ने, भूख ने इंसान को दरिंदे में बदल दिया, ये प्रेमचंद दिखा रहे हैं। तो विजन को हमेशा आपको पूजना तो नहीं कहूंगा, लेकिन विजन की कद्र करना आपको आना चाहिए। हम विजन नहीं बदल सकते। इस सेशन के तुरंत बाद हम डॉक्टर ओम शंकर गुप्ता जी की एक पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो व्यवस्था की उसकी आवश्यकता है वो मंच पर पीछे रहें तैयार, ताकि हम इस सेशन के तुरंत बाद उस किताब का विमोचन कर सकें। और एक बड़ी बात सर ने कही कि हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हम हिंदियाँ पढ़ते हैं, तो उन्हीं हिंदियाँ में कोई एक हिंदी जिसमें इंग्लिश को हम समाहित कर सकें तो अच्छी बात है। खैर, अब मैं अगला सवाल मित्र से मेरे पूछना चाह रहे थे। हेलो सर, पंकज सर ने कहा है कि बदलाव जरूरी है, पर जब बदलाव जरूरी हो, इसका क्या अभिप्राय है सर? एक्चुअल क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि क्रांति तभी जरूरी है जब क्रांति जरूरी हो। ऐसा नहीं कि बिना बात के उपद्रव हो बदलाव के नाम पर। जैसे कि मेरी एक जीवन शैली, एक भाषा मेरे पास में चल रही है, जो मैं भाषा से ही चल रहा हूँ। जैसे सर ने बोला कि बहुत सारी लोक भाषाओं के समुच्चय के रूप में हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, हमारी वो खूबसूरत प्रवाह से चल रही है। उसके अंदर क्या जरूरी है कि हम आधा अंग्रेजी शब्द मिलाकर और व्याकरण को तोड़ मरोड़ कर, भावों को तोड़ मरोड़ कर बोले कि हमने तो ये भाषा में बदलाव कर दिया और साहित्य में बदलाव कर दिया। ऐसे बदलाव की जरूरत नहीं है भाई। एक और साथी का सवाल था, अपना नाम भी बताते जाइए। सर, मेरा नाम सुमित है। सर, आपने कॉन्वेंट्स के बारे में बात की है। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे गांव में जाते हैं तो हम लोग को शिशु मंदिर मिलते हैं। शिशु मंदिरों ने अपने आप को एडवांस ही नहीं किया, तो फिर कॉन्वेंट्स का जन्म हुआ। सर, फिर ऐसे पूरा कोई भी हो सर, अल्टीमेटली वो चाहता क्या है, वो मॉडर्न एजुकेशन चाहता है। जब जो शिशु मंदिर हैं वो मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो फिर सर कॉन्वेंट्स में एडमिशन लेना गलत क्यों है सर? हमारे यहाँ शिशु मंदिर इंग्लिश मीडियम हुए हैं। दोस्त ठीक से समझे नहीं, मैं शिक्षा पद्धति की बात कर रहा था, उसमें मैंने एक उदाहरण उठाया। अंग्रेजी जानने वाला हिंदी जानने वाले से बेहतर होगा, छाछ पीने वाला कोका कोला पीने वाले से कमतर होगा, धोती कुर्ता पहनने वाला अज्ञानी होगा, जींस पहनने वाला हाईफाई होगा। ये जो बाइनरी सेट कर दी है ना, ये शिक्षा पद्धति में भी लागू है। उसको लेके मैंने बोला है। मेरा विरोध इस रूप में है कि एक तो आप क्षेत्रीय ज्ञान का
का शोधन कीजिए, क्षेत्रीय बोलियों और भाषा को अपग्रेडेशन कीजिए। अंग्रेजी राज जो आया उसने एक मॉडल जो पैदा किया उसको हम अंधे ढंग से फॉलो कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने स्कूल खोल रखा है और गर्व से कहा कि पता है मैंने नॉर्थ इंडियंस को रखा नहीं स्कूल में, सब मलयालम को रखा है। इससे क्या होता है, तो इम्प्रेशन पड़ता है कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये सब खतरनाक व्यू हैं, इससे बाहर निकालने के लिए एक उदाहरण दिया था, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने। सवाल ये है सर कि जो आज के लेखक हैं उनकी जो आइडियोलॉजीज भी है ना वो भी अलग अलग हो गई है। हर कोई लेखक कि कभी लेफ्टिस्ट लिखता है, कोई राइटिस्ट लिख रहा है, कोई जो मॉडरेट लाइन ऑफ पाथ है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। लिटरेचर में मॉडरेट लाइन ऑफ पाथ नहीं होती, अखबारों में होती है, ये याद रखिए। ओ बेटा, नहीं सर, मैंने तो पहले साहित्य आपको का ये बोला जिम्मेदारी था नहीं है कि साहित्य जो लेखन है वो लोकतंत्र की तरह है। आपको अपनी भाषा, अपने विचार, अपने लेखक, अपना प्रकाशक चुनने का हक है। तो विकल्प रहने दीजिए ना, विकल्प तो विविधता, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। ये विविधता के साथ में जीने दीजिए ना। मध्यस्थता का पाथ निकालना जो है ना वो इसमें सूत्रधार का होता है। यहाँ भी 4 लोग बैठे हैं और उन 4 लोगों के अलग अलग विचार होंगे।